Good morning, students. Today I am going to continue chapter number 9, Coordination Compounds, Part 2. The first topic is bonding in coordination compounds. And for this, the first is Werner's theory. The metals which is present as a central metal atom exhibits two types of valencies in the coordination complexes. These are the primary valencies and secondary valencies. Primary valencies correspond to the oxidation number of the metal and are satisfied by anions. These are ionizable and non-directional. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसीज शो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी वैलेंसी जो कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है बाय एनाइंस, एंड ये वैलेंसीज आयनाइजेबल होती हैं एंड नॉन डायरेक्शनल होती हैं. सेकेंडरी वैलेंसीज correspond to the coordination number of the metal atom and satisfied by ligands. जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है एंड वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिगांड्स प्रेजेंट होते हैं. These are non-ionizable and directional. Hence, geometry is decided by these valencies. सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, सो दैट इसलिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री है उसको शो करती है. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. द थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एल पॉलिंग in 1930, and according to this theory, when a complex is formed, the metal ion or atom provides the empty orbitals to the surrounding ligands, and coordination number shows the number of such empty orbitals, that is the number of empty orbitals is equal to the coordination number, and these empty orbitals hybridized. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करता है लिगैंड्स के लिए, एंड जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए भी ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है. बिफोर पार्टिसिपेशन इन द बॉन्डिंग, द नेचर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड ऑन द नेचर ऑफ अप्रोचिंग लिगैंड्स. जो बिफोर पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग होने से पहले जो मेटल एटम है उसके नेचर और लिगैंड्स के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की बॉन्डिंग होगी. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. नाउ व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल आर यूज्ड इन बॉन्डिंग, द complexes are called outer orbital complexes, and they are formed due to weak field ligands or high spin ligands, and hybridization is sp3d2. They have octahedral shape. जो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल या आउटर डी ऑर्बिटल जब यूज़ होता है बॉन्डिंग में तो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, एंड ये वीक फील्ड लिगैंड्स की वजह से बनते हैं
या हाई स्पिन लिगैंड्स की वजह से बनती हैं। एंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। एंड द शेप जो बनती है वो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। When d orbital of the n-1 shell are used, these are known as inner orbital complexes, and they are formed due to strong field ligands or low spin ligands, and the hybridization is D2sp3. They are also octahedral in shape. जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो n-1d ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होते हैं या इनको लो स्पिन लिगैंड्स भी कहते हैं। एंड इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज़ D2sp3 एंड द शेप इज़ ऑक्टाहेड्रल, और इसमें भी शेप ऑक्टाहेड्रल ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल इन द एज शोन इन द डायग्राम द यूनिडेंटेड ligands they form the octahedral complex. And all electrons are paired because they have used the inner d orbital. Therefore, the complex will be diamagnetic in nature. The outer orbital complexes like COF6 3 negative ion, इसमें जो लिगैंड्स होते हैं वो आउटर डी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं। एंड सो दैट इसलिए कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहती हैं एंड द कॉम्प्लेक्स इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक बनता है। एंड व्हेन 4 लिगैंड्स, वो यूनिडेंटेड लिगैंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देन टेट्राहेड्रल लिगैंड्स आर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी इनर और आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी शेप जो है हाइब्रिडाइजेशन इज DSP2 एंड शेप इज स्क्वायर प्लेनर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें, और इनर ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं उसमें DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड द शेप इज़ DSP2 होती है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण ये डायमैग्नेटिक होता है। एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आउटर ऑर्बिटल्स का यूज़ होता है, द कॉम्प्लेक्स हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक होता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, the theory could not explain the quantization of the magnetic data, ये मैग्नेटिक डाटा का क्वांटाइजेशन नहीं बताती है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट विद द टेम्परेचर एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इनको एक्सप्लेन नहीं करती है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, and according to this theory the ligands are treated as the point charges in case of anions, and
dipoles in case of neutral molecules. The 5d orbitals are classified as, इसमें 5d ऑर्बिटल क्लासीफाई होते हैं. द d orbitals dxy, dyz and dzx are oriented in between the coordinate axes and are called T2g orbital. ये लोअर एनर्जी लेवल होता है. And the other two orbitals, d orbitals, dx square minus y square and dz square, they are oriented along the axis and are Eg orbitals. And due to the approach of ligands, the 5d generated d orbitals split, and the splitting of d orbitals depend on the nature of crystal field. जैसे ही लिगैंड्स जो है सेंट्रल मेटल एटम के पास आते हैं तो उसमें जो 5d जेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं, डी जेनरेट मीन्स कि जिनकी की डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, तो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड. The energy difference between the T2g and Eg level is designated by the delta and is called crystal field splitting energy, और इसको हम crystal field splitting energy कहते हैं. A series in which ligands are arranged in order of increasing magnitude of the crystal field splitting is called spectrochemical series, जिसमें कि लिगैंड्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ. इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. एंड नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होती है, एंड इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर्स ऑर्बिटल्स, दे आर oriented and at the axis of the metalline and goes to the Eg set of the orbitals. जो एनर्जी का जो हायर एनर्जी लेवल होता है Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल उस पर जाती हैं, एंड T2g सेट जो होता है वो लोअर एनर्जी फील्ड होती है. The energy of Eg orbitals will increase by 3/5 of delta O, and T2g will decrease by 2/5 delta O. If there are two conditions, if delta O is less than P, then the configuration of the fourth electron will be T3 2g Eg1. And in case of when delta O is more than P, जब पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है फील्ड एनर्जी, then the configuration of the fourth electron will be T4 2g E0 Eg0. Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, and ligands will produce this effect are known as strong field ligand. Now crystal field splitting जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है, that is opposite to the octahedral complexes. उसमें जो एनर्जी होती है वो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू Eg सेट,
and in such complexes d orbitals splitting is inverted, उल्टी हो जाती है d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग. नाउ limitations of CFT. It does not consider the formation of the seventh bonding in the complexes. ये सेवेंथ बॉन्डिंग यानी कि सात कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है. इट इज़ ऑल्सो अनेबल टू अकाउंट satisfactorily for the relative strengths of the ligands. That is, it does not explain why water is a stronger ligand than OH negative. ये थ्योरी भी जो सेटिस्फाई नहीं करती है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है लिगैंड्स की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए. एंड इट गिव्स नो अकाउंट ऑफ द partially covalent nature of the metal bond. एंड ये जो पार्शियल कोवेलेंट नेचर होता है मेटल बॉन्ड का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द केमिस्ट्री ब्लूमर, and thank you students for watching my video.